हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज करने वाले हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स हम उन मुद्दे पे बात करेंगे जो अगर आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे और पढ़ते भी होंगे तो इवेंट्स यानी कि पूरी कंट्री का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो घटना घटती है उसी के बारे में जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से हमने कलेक्शन किया है इसको, अलग अलग कहाँ पर क्या चीज़ का अधिकतर ये रहा है, मतलब चर्चा में जो रहा है उसी के बारे में मैंने करा है। क्योंकि चर्चा में जो चीज़ रहता है उसी का जिक्र खास करके एग्ज़ाम में किया जाता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर का अध्ययन कर रहे होंगे तो आपको ये सब चीज़ मिलेगा। जैसे हम लोग चलते हैं, अगर पहले बात करें यहाँ पे तो देखिएगा ज्वालामुखी से संबंधित बहुत सारा चर्चा में रहा है। और बीपीएससी में देखिएगा ज्वालामुखी से एक प्रश्न जरूर पूछ दिया था 67-68 अगर देखेंगे तो। हम लोग बात करते हैं कि माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पे है। अगर बात कर दिया जाए तो माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पे है, तो ये देखते हैं माउंट कोटोपैक्सी ये आपका इक्वाडोर में हो जाता है, इक्वाडोर हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे हो जाएगा, इक्वाडोर हो जाएगा। ठीक है, और इक्वाडोर की अगर बात कर दिया जाए तो ये दक्षिण आपको अमेरिका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा। उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं माउंट एटना का। 5-7 मिनट में तुरंत एक बार रिवाइज कर लीजिए, इससे होगा कि एक बार दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये सब चर्चा में रहा है। माउंट एटना की अगर बात कर दिया है तो ये एटना कहाँ पे है, ये ज्वालामुखी है, ये इटली का है। माउंट एटना क्या हो जाएगा, इटली का हो जाएगा। अगर स्ट्रोम्बोली की बात कर दिया जाए तो स्ट्रोम्बोली की बात कर दी जाए तो ये भी आपको इटली में ही पड़ेगा। और ये देखिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी से कहा जाता है, किसको, स्ट्रोम्बोली को। ठीक है, और ये कहाँ पे है तो इटली में है। और बात करते हैं हम लोग विशुवियस का, जो चर्चा में रहा विशुवियस का, ये भी आपको इटली में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 3 जो ज्वालामुखी है, एक है माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली और विशुवियस, ये आपको इटली में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोनोलोआ का, मोनोलोआ का। और यही आपको देखिए मोनोलोआ ही आपको बीपीएससी में पूछा गया था। ये आपको कहाँ होगा, हवाई द्वीप में हो जाता है मोनोलोआ। ठीक है, बात करते हैं किलिमंजारो का। तो किलिमंजारो की अगर बात कर दें तो यहाँ पे देखिए ये तंजानिया में हो जाता है। तंजानिया को देखेंगे तो आपको अफ्रीका में पड़ेगा। तंजानिया, युगांडा, केनिया, ये वहीं पे मतलब समझिए कि कंट्री है अफ्रीका में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं माउंट ताल का। अगर बात हो जाए माउंट ताल का तो माउंट ताल देखिए ये माउंट जो ताल है ये फिलीपींस में हो जाता है। कहाँ पे हो जाएगा, माउंट ताल आपको मिलेगा फिलीपींस में। और बात हम लोग देखते हैं कि अभी भारत का अगर देखें अंडमान निकोबार द्वीप में जो वैरन द्वीप है ये सक्रिय, मतलब समझिए कि सक्रिय आपको हो जाता है। ज्वालामुखी जी है अंडमान निकोबार द्वीप में। अगर बैरन द्वीप के बारे में पूछ देते कहाँ पे है तो अंडमान निकोबार द्वीप में है। तो ये सारा जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्वालामुखी अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारा मिलेगा, लेकिन चर्चा में कौन रहा, न्यूज़पेपर में कौन रहा, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। अगला देखिए कहता है कि लिटिल बॉय। अगर बात कर लें हम लोग कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान को रोकने के लिए अमेरिका द्वारा कब, तो ये देखिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम क्या किया गया था, गिराया गया था। कौन सा, तो परमाणु बम गिराया गया था। कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त को। और यही वजह था कि 6 अगस्त जब ये आया अभी तो 6 अगस्त में पेपर में दिया हुआ था, इसका चर्चा किया गया था। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात कर दिया जाए तो 6 अगस्त किस लिए ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो देखिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कहता है कि हिरोशिमा हिंसू द्वीप पर बसा जापान के उन 5 शहरों में से पहला शहर था जिन्हें परमाणु हमलों के लिए चुना गया था। देखिए यहाँ पे जो 4 आपको मतलब समझिए कि जो आपको द्वीप मिलेंगे जहाँ से प्रश्न बीपीएससी में पूछा जाता है। अगर ज्योग्राफी का क्लास देखेंगे तो उसमें हमने बताया है। ठीक है, तो ये देखिए हिरोशिमा जो है ये होन्सू द्वीप पर बसा जापान के उन 5 शहरों में से पहला शहर था जिन्हें परमाणु बम के लिए क्या किया, हमलों के लिए क्या किया गया था, इसको चुना गया था। और ये देखिए यही सेंटर है, यही सेंटर की अगर बात कर लें हम लोग तो यही सेंटर है। अगर बात हम लोग कर ले कि यही जो परमाणु बम है जिसको लिटिल बॉय के नाम से जानते हैं, आप यही चीज़ें देख लीजिए और यही है ये। ठीक है, कहता है कि B-29 विमान एनोला गे, ठीक है, यानी कि अमेरिकी वायुसेना के कर्नल पॉल टिबेट्स ने B-29 विमान एनोला गे से हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम को गिराया था। किससे गिराया था, तो देखिए B-29 एनोला गे
ये विमान का नाम है। और किसने गिराया था तो देखिएगा यही है, वायुसेना, अमेरिकी वायुसेना का कर्नल था, पॉल टिबेट्स नाम है इसका, ठीक है। और यही जो आप देख रहे हैं लिटिल बॉय नामक ये परमाणु बम जो देख रहे हैं यही है, ठीक है। और इसी को हिरोशिमा बम पर गिराया गया। देखिए समय की अगर बात कर दिया जाए तो सुबह 8:09 में था। ये कब गिराया गया? सुबह में 8:09 में इसे गिराया गया अमेरिका के द्वारा। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात थी। अगर हम लोग बात कर दें कि उस समय तत्कालीन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कौन था, अमेरिका तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, तो देखिए फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट थे। कौन थे उस समय? अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की बात कर दिया जाए तो कौन थे? फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट हो जाएंगे। अगर बात कर दिया जाए कि इस जो लिटिल बॉय जो आप देख रहे हैं, जो बम जो देख रहे हैं, इसकी लंबाई कितना है तो देखिए इसकी लंबाई आपको 3.5 मीटर लगेगा। कितना? 3.5 मीटर, ठीक है। इस लिटिल बॉय की अगर बात कर दे लंबाई का तो 3.5 मीटर। लिटिल बॉय का वजन की बात कर दी जाए तो वजन इसका 4 टन है। वजन क्या है? 4 टन है। और ये चर्चा आपको रहा है न्यूज़पेपर में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए मानचित्र विशेष की अगर बात करें तो एटलस ज़रूर पढ़ा करिए, एटलस से बहुत सारे प्रश्न मिल जाते हैं ज्योग्राफी का। कहता है किर्च जल डमरू मध्य कहाँ पे? किर्च जल डमरू मध्य की बात करते हैं, ये आपको पेपर में रहा है। देखिए यह काला सागर और अजो सागर को क्या करता है? जोड़ता है। कर्च कहें या किर्च कहें, ठीक है। कौन सा है? तो काला सागर और अजोब सागर को क्या करता है? यह आपस में क्या करेगा? जोड़ता है, ठीक है। और ये देखिएगा यहीं पे है ये। अगर कर्च की बात करें तो देखिएगा, अगर आप देखेंगे नक्शा में देखेंगे तो यही हो जाता है, ठीक है। यह काला सागर को और देखिएगा अजोब सागर को आपस में जोड़ता है। कहता है कि पश्चिम में क्रीमिया के किर्च प्रायद्वीप को पूरब में रूस के क्रास्नोडार काय के तपन प्रायद्वीप से क्या करता है? इसे अलग करता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह किर्च का क्रीमिया शहर जल डमरू मध्य को अपना नाम देता है, जिसे पहले सिमेरियन बोस्फोरस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। किर्च को एनिकेल जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। कौन सा? तो पूछा जा सकता है इसका द्वितीय नाम क्या है? किर्च को एनिकेल जल डमरू मध्य से भी जाना जाता है। यह जल डमरू मध्य क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले कौन? तो क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले हाल ही में पूर्ण हुए 11.8 मील लंबे किर्च ब्रिज तक फैला हुआ है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग रूस के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? चूंकि यह रूस और क्रीमिया के बीच एकमात्र सीधा लिंक है। रूस और क्रीमिया के बीच में एकमात्र सीधा लिंक है। कहता है कि यह क्रीमिया को ईंधन, भोजन और अन्य प्रमुख सामानों की आपूर्ति में प्रमुख भूमिका निभाता है, जो स्वेस्तोपोल बंदरगाह की मेजबानी करता है, जो रूस के काला सागर बेड़े का ऐतिहासिक घरेलू आधार है। उसके बाद कहता है, देखिए इसी को देखिए यहाँ पे देखा 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू होने के बाद यह रूसी सेना के लिए एक प्रमुख आपूर्ति मार्ग बन गया, ठीक है। तो ये चर्चा में रहा है आपका। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि पंचामृत, देखिए भारत के हरित लक्ष्यों के लिए जो 5 जो आपको अमृत वाली जो बात कही गई है, जो 5 लक्ष्यों की बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। जैसे पूछा जा सकता है कि जीरो नेट का लक्ष्य कब तक रखा गया, पूछा जा सकता है कि गैर जीवाश्म ऊर्जा का क्षमता कब इतना रखा गया है, पूछा जा सकता है कि अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा का लक्ष्य कब तक है। तो ये डेट आपको एकदम कंठस्थ याद रखना होगा। तो ये क्या कहता है? पंचामृत की बात है। बात करते हैं कि 2030 तक 500 गीगावाट, कौन सा? तो 2030 तक, ये याद रखिए 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। अगर बात करते हैं हम लोग 2030 तक ही, तो देखिए 2030 तक ही इसका जो है कहता है कि अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया। किससे? तो 2030 तक। किससे? तो अक्षय ऊर्जा से, यानी कि अक्षय ऊर्जा से 50% तक ऊर्जा को हासिल करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। और बात यहाँ पे कहे कि 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा का क्षमता, ये भी 2030 तक ही रखा गया है। और बात करते हैं हम लोग कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी का लक्ष्य किया गया है। अगर बात करते हैं हम लोग कार्बन उत्सर्जन में कितने जैसे कितने बिलियन टन की कमी किया जाएगा, तो देखिएगा 1 बिलियन टन का कमी किया जाएगा। और इसका लक्ष्य भी आपको 2030 में ही रखा गया।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 45% से अधिक कम करने का लक्ष्य किया गया है। कब? तो देखिए 2030 तक कितने प्रतिशत? तो 45% से अधिक कम करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। और 2070 तक नेट जीरो का क्या किया गया है? लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला की अगर बारे में बात कर दें हम लोग, तो देखिए कहता है केंद्रीय बजट 2023-24 में, केंद्रीय बजट अगर 2023-24 की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो देखिएगा बजट 2023 की जो प्राथमिकता है, जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया और बात किया गया 7 जो लक्ष्य है इसके निर्धारित जो किए गए 7 लक्ष्य, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ये 7 जो लक्ष्य है इनका 7 जो प्राथमिकता है, इस प्राथमिकताओं में से कहीं ना कहीं प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले देखिएगा ये 7 प्राथमिकता जो है वो हो जाता है समावेशी विकास का। क्या होता है? समावेशी विकास का। और ये बजट 2023-24 के प्राथमिकता की बात किया गया है। ये क्या होता है? समावेशी विकास का। और बात करते हैं हम लोग वित्तीय क्षेत्र का, ये आपकी प्राथमिकता है। इसमें ये प्राथमिकता है, अगर मान लें कि एक इसको मानते हैं तो 2 ये ले लीजिए। उसके बाद बोलते हैं युवा शक्ति को प्राथमिकता दिया गया। किसको दिया गया है? युवा शक्ति को प्राथमिकता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हरित विकास को प्राथमिकता दिया गया है। किसको दिया गया? तो हरित विकास को प्राथमिकता दिया गया। उसके बाद देखिए क्षमता का विकास कहा गया है, क्षमता के विकास की प्राथमिकता इसमें दी गई है। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की बात किया गया है। ये हमारा जो प्राथमिकता है इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश का है। उसके बाद अंतिम छोर तक पहुंचना, ये भी आपका प्राथमिकता में ही शामिल होता है। ये इस तरीके से 7 जो प्राथमिकता है ये बजट में निर्धारित कर दिया गया। किसमें? तो केंद्रीय बजट में। और केंद्रीय बजट में जो 7 प्राथमिकता है इसको गौर से आप लोग एक बार बार पढ़ें, क्योंकि 7 प्राथमिकता आपको याद होनी चाहिए, जहाँ से प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए ये है ताप सूचकांक। अगर बात करें हम लोग तो दिखता है कि प्रायोगिक आधार पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ताप सूचकांक लॉन्च किया गया। उच्च तापमान पर आर्द्रता के प्रभाव के संबंध में जानकारी दिया गया और कहता है कि प्रायोगिक ताप सूचकांक के लिए प्रयुक्त रंग कोड क्या है। तो रंग भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ताप किस लेवल का है। तो अगर बात कर दीजिए हरा का, तो हरा का क्या होगा? ताप सूचकांक देखिए क्या होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जो होगा उसको इंडिकेट किया गया, किससे? हरा से किया गया। बात करते हैं हम लोग पीला का, तो ताप सूचकांक 36 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के सीमा में जो भी होगा वो पीला कलर से इंडिकेट किया जाएगा। और बात होता है नारंगी का, अगर नारंगी की बात कर दी जाए तो ताप सूचकांक 46 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है। उसके बाद बात करते हैं लाल का, तो ताप सूचकांक 55 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना देखिए खबरों में क्यों है ये, जो हमने अभी जो भी कराया सब खबरों में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसे ज़रूर अच्छा से कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए भारत में जो भारत अमृत स्टेशन की योजना की जो बात हो रही है यहाँ पे देखिए खबरों में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कर्नाटक में 13 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के लिए क्या किया? शुरुआत किया है। और बात करते हैं 13 रेलवे स्टेशनों में, तो देखिए बेलारी हो जाएगा, घाटप्रभा हो जाएगा, गोकक रोड हो जाएगा, अल्नावर हो जाएगा, गडग हो जाएगा, कोप्पल हो जाएगा, हरिहर हो जाएगा, अर्लीकेरे हो जाएगा, मंगलुरु जंक्शन हो जाएगा, बॉडी कुलबर्गी जंक्शन और शाहबाद शामिल है। ठीक है, इतना सब देख लीजिए, ये वाला है। कहता है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में क्या है। तो देखिए रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया। कब किया गया? तो फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया। ABSS वर्धक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करता है। अगला देखते हैं, यह योजना देश भर में 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शुरू की गई थी और यह लंबी अवधि के लिए मास्टर प्लानिंग और स्टेशन से स्टेशन की जरूरतों और मांग के अनुसार क्या किया जाएगा? कार्यान्वयन पर आधारित है। बात करते हैं कि इसका उद्देश्य स्टेशन पर रूफ प्लाजा और सिटी सेंटर का निर्माण करना भी है। बात करते हैं यह नई सुविधाओं की शुरुआत के साथ साथ मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन और प्रतिस्थापन को पूरा करता है। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्या है? तो भारतीय रेलवे देश के परिवहन बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग है। बात करते हैं यात्रियों के साथ साथ माल परिवहन के लिए इसे सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर नवीनतम तकनीकों, सुविधाओं और अन्य के साथ इसमें बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना आवश्यक है। इस संदर्भ में सरकार नया भारत न्यू इंडिया के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप देश भर के रेलवे स्टेशनों को बदलने के लिए काम कर रही है। तो ये हुआ चर्चा में रहा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, कहते हैं कि मानचित्र विशेष
ये है, अगर इसको चर्चा में देखेंगे तो नाइजर में चर्चा में रहा है। और नाइजर के बारे में देखिए, कहता है खबरों में क्यों है, हाल ही में नाइजर में हुए एक सैन्य तख्ता पलट में राष्ट्रपति गॉड के कमांडर जनरल अब्दुर्रहमानो ने तिबानी ने नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बजौन को अब्दोस्त कर सत्ता पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, कब्जा जमा लिया है। और इससे नाइजर युद्ध में जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं उससे संबंधित है। बात करते अवस्थित तो नाइजर पश्चिम अफ्रीका में एक भूमि से घिरा हुआ क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। इसका नाम नाइजर नदी से पड़ा है। नाइजर की सीमा उत्तर पूर्व में लीबिया, पूरब में चाड, दक्षिण में नाइजीरिया, दक्षिण पश्चिम में बेनिन और बुर्किना फासो, पश्चिम में माली और उत्तर पश्चिम में अल्जीरिया से लगती है। अगर बात कर दिया जाए कि इसका 80% से अधिक भूमि क्षेत्र कहाँ से, सहारा में स्थित है। अन्य जानकारी की अगर स्रोत के बारे में हम लोग देखेंगे तो देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं कि यह फ्रांस का उपनिवेश था, इससे सीमा मिलाता नाइजीरिया एक ब्रिटिश उपनिवेश था। 3 अगस्त 1960 को नाइजर ने फ्रांस से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी, ठीक है। और 1970 से 2000 की बात करें तो 24 साल तक लगभग सैन्य शासन ही रहा और अभी वर्तमान में फिर तख्ता पलट हो गया है और इसके बारे में आपको चर्चा किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये आपका लास्ट है इसका। देखिए अब बिहार में भी अगर बिहार बजट की हम लोग बात कर दें, बिहार बजट की, तो उसमें जो प्राथमिकताएं हैं उसमें 5 प्राथमिकता पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अगर बात करें हम लोग तो देखिएगा यहाँ सबसे पहले बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट 2013-17 के अनुसार क्या है, बिहार बजट में प्राथमिकता है। उसके बाद देखिएगा स्थानीय निकायों का बजट 2011-12 से है। उसके बाद हरित बजट का संबंध 20-21 से है और जेंडर बजट की शुरुआत 2008-9 से हुआ और परिणाम बजट वर्ष कितना, तो 2006-7 से शुरुआत किया गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका सेशन समाप्त होता है। इसको एक बार अच्छा से रिवाइज करिए और पढ़िए, ठीक है। ये सेशन हमारा अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बहुत सारा शेयर करें, ठीक है, और कमेंट्स भी करें। और अगला वीडियो में और भी अच्छा आपको मटेरियल देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।